ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। कल के लेक्चर में हमने इंडियन इकोनॉमी का एक ओवरव्यू लिया था, ठीक है, कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, कैसे उसने ग्रोथ की। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है वो वीडियो भी जरूर देख लेना। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमने इकोनॉमी का मीनिंग समझा था कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके वजह से लोगों को काम करने का जरिया मिलता है, वो काम कर पाते हैं और उससे इनकम कमाते हैं और अपनी नीड्स को जो है फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो आप एक इकोनॉमी में देख सकते हो बहुत सारे लोग होते हैं, वो अलग अलग तरह के काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो कि एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है, वो खेती बाड़ी कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो कि कार बना के मार्केट में सेल कर रहा है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने अपने घर में कोई दुकान खोल के, राशन की दुकान खोली और उससे अपना जो घर चला रहा है, उससे इनकम यहाँ पर अराइज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट काम किए जाते हैं पूरे हमारे इकोनॉमी में, उसके बेस पर, इन कामों के बेस पर हम जो है इकोनॉमी को कई सेक्टर्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम उन्हीं सेक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेक्टर्स का मीनिंग आप लोग को क्लियर है कि इकोनॉमी में होने वाले एक्टिविटीज, जो हम एक्टिविटीज करते हैं अपने इनकम कमाने के लिए, उन एक्टिविटीज के बेस पर हम पूरी की पूरी इकोनॉमी में कुछ पार्ट्स में यानी कि सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। उन्हीं को हम यहां पर क्या कहते हैं, इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है? क्लियर है। तो यहां पर हम एक बार इकोनॉमी का मीनिंग भी यहां पर देख लेते हैं। तो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मींस ऑफ वर्क एंड अर्न, ठीक है, काम करने का जरिया मिलता है इस सिस्टम के जरिए और उन्हें जो है इससे इनकम मिलती है ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन इकोनॉमी को, चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, उसको हम जब सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं तो तीन बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। पहला देखो क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, मतलब कि किस तरह की एक्टिविटीज की जा रही है उसके बेसिस पे हम इकोनॉमी को सेक्टर्स में यानी कि पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, कि जो पर्संस है उनको वर्किंग कंडीशंस कैसे मिली हुई है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको जो वो काम कर रहे हैं उसकी टर्म एंड कंडीशंस कैसी हैं। क्लियर है? रेगुलर बेसिस पे है या फिर पार्ट टाइम बेसिस पे, उनके बेसिस पे भी हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब कि ऑनरशिप किसकी है, गवर्नमेंट की है, जो हमारी सरकार है उसकी ऑनरशिप है, या फिर प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, उसके बेस पर हम जो है इकोनॉमी को डिवाइड करेंगे। तो पूरे लेक्चर में हम यहाँ पर देखेंगे कि तीनों बेसिस पे हम कैसे यहाँ पर सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को। क्लियर है? तो सबसे पहला हमारा देखो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज। जो हम इकोनॉमी में एक्टिविटीज करते हैं, एक्टिविटीज का मतलब जैसे कि खेती करना, ठीक है, कार बना के मार्केट में सेल करना, ये क्या है, एक्टिविटीज है। उसके बेसिस पर हम जो है इकोनॉमी को मेनली यहाँ पर थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला देखो क्या है हमारा यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर, दूसरा देखो क्या है हमारा यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा क्या है हमारा यहाँ पर टर्शरी सेक्टर। तो एक एक करके हम यहाँ पर इनको डिटेल में स्टडी करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर क्या होते हैं। क्लियर है आपको? तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। ऐसी एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड होती है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने से लेकर, मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज जिसको करने के लिए हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको यूज करते हैं, उन एक्टिविटीज को हम इंक्लूड करते हैं किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो एक ए पर्सन है, वो क्या करता है, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करता है। तो वो क्या अपना काम, वो एक्टिविटी क्या करता है, वो जमीन में बीज बोता है और उससे जो है जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो खेतीबाड़ी के प्रोडक्ट्स हैं वो उगाता है। मान लो कि राइस उगाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अपना काम को करने के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, उसका यूज करता है और अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। क्लियर है? और एक नेचुरल प्रोडक्ट यहाँ पर बनाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज को हम इंक्लूड करते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंडर। ऐसे ही और एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर देखो हम माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। माइनिंग का मतलब कि हम जमीन खोदकर उसमें से जो है प्रीशियस जो मेटल्स वगैरह नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हमारा किसके अंडर आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंडर। क्लियर है? तो यहाँ पर मीनिंग देखो हमारा, यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का मीनिंग देखो, दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर देयर इज द डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज में हम नेचुरल रिसोर्सेज को ही यूज करते हैं अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, यहाँ प्राइमरी सेक्टर है। उसके बाद हम इसको प्राइमरी सेक्टर क्यों कहते हैं, ठीक है। ये जो एक्टिविटी हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके कर रहे हैं उसको हम प्राइमरी सेक्टर में क्यों इंक्लूड करते हैं, इसको हम प्राइमरी सेक्टर क्यों कहते हैं। तो सिंपल सा एक यहाँ पर बेस है हमारा कि ये जो प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट निकलता है ना, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज से जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे निकलता है वो बाकी के जो हमारे सेक्टर्स होते हैं उसका एक बेस बनता है। यानी कि ये जो राइस है, ठीक है, ये जो राइस मान लो यहाँ पर हमने
प्राइमरी सेक्टर से निकाला, ठीक है, हमने एक्टिविटीज की और राइस हमने उगाए। तो ये जो राइस है ना, बाकी के जो आगे सेक्टर हम पढ़ेंगे जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया, उसके लिए बेस बनता है। इसके बिना जो आगे की एक्टिविटीज है वो नहीं की जाती, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर। और जो प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर होता है वही यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। आगे जब हम मीनिंग समझेंगे तो आपको ज्यादा यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। तो इसी से जो प्रोडक्ट निकलता है वो सेकेंडरी सेक्टर जो है यूज करता है, ठीक है। अब कौन कौन सी हमारी एक्टिविटीज आती हैं हमारी प्राइमरी सेक्टर के अंदर, उसको एक बार हम डिटेल में यहाँ पर गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, मतलब कि एग्रीकल्चर या फिर उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में आती है। एग्रीकल्चर का मतलब कि हमने जो है बीज बोआ और उससे हमने क्रॉप्स जो है वो उगाए, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ और भी एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि पशुपालन हो गया, हम जो है गाय वगैरह पाल लेते हैं, उससे दूध वगैरह निकालते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे किसके साथ में आ जाती है, एग्रीकल्चर के अंदर ही आ जाते हैं। तो ये भी हमारा क्या होता है यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद देखो क्या है, फिशरी। फिशरी का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, समुद्र से मछलियां निकालते हैं, ठीक है, उससे निकालते हैं और उसको मार्केट में बेच के पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होता है यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही इंक्लूड होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट होता है, ठीक है, वहां पर जंगल में जो लकड़ियां होती हैं, हम क्या करते हैं फॉरेस्ट को काट के उससे लकड़ियां जो है निकालते हैं, ठीक है। वही लकड़ियां आगे जो है जो सेकेंडरी सेक्टर है वो यूज करती है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। तो फॉरेस्ट्री में हम बेसिकली क्या करते हैं, लकड़ियां जो है वो बनाते हैं, क्लियर है। जंगल को काटा, उसको अच्छे से ठीक किया और लकड़ी एक प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, माइनिंग। माइनिंग का मीनिंग आप लोगों को क्लियर है कि हमने खदान खोदी, उसमें से प्रीशियस जो मेटल है वो हमने यहाँ पर निकाला, क्लियर है। उसके बाद देखो क्या है, हंटिंग। हंटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो जानवर वगैरह होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको हम मार के, ठीक है, उससे मीट वगैरह जो है रिकवर करते हैं। जैसे हम चिकन लेते हैं, ठीक है, तो मुर्गे को मार के जो चिकन हमने लिया वो भी हमारा किसके अंडर आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंडर ही आता है, क्लियर है आपको। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज थी जो कि प्राइमरी सेक्टर के अंडर आती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है हमारा यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि मैंने आपको हिंट दे ही दिया था कि सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, जो भी हमारा प्राइमरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट बनता है उसी को यूज करके अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। तो सेकेंडरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जो कि रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग करके उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, तो यहाँ पर देखो, मान लो आलू है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि हमने यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर ने एक्टिविटीज की, उसने यहाँ पर जो है आलू उगाए, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर आलू उगाए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कहां से अराइज हुआ, हमारे प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज की वजह से। उसके बाद ये प्रोडक्ट दे दिया जाता है सेकेंडरी सेक्टर वालों को। अब जो सेकेंडरी सेक्टर वाले होते हैं इस पे प्रोसेसिंग करेंगे और इससे एक फिनिश प्रोडक्ट जो है बनाएंगे। अब पोटैटो जो हमारा आलू है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके ये जो मान लो एक कंपनी है उसने क्या किया, हमारी जो है आलू चिप्स बना दी, ठीक है, जैसे लेज हो गया वो बना दिया, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी की गई ना पोटैटो से उसको आलू चिप्स लेज में कन्वर्ट करने के लिए, ये जो एक्टिविटीज है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर है आपको, क्लियर है आपको। तो सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि हमारे प्राइमरी सेक्टर से जो हमें प्रोडक्ट मिला होता है, यानी कि रॉ मटेरियल होता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखो, इट इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो बेसिकली इसमें वही कंपनीज आती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का यहाँ पर काम करती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर बताया, क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारे यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर बिजनेस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर कंपनीज में सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। अब देखो ये जो सेकेंडरी सेक्टर है वो क्या करता है, पहले रॉ मटेरियल खरीदता है किससे, प्राइमरी सेक्टर वालों से। जैसे कि मान लो ए पर्सन है, उसने यहाँ पर आलू उगाए, वो कौन सा वो पर्सन कहाँ पे आया, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर बी पर्सन है जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आता है, उसने पहले इससे रॉ मटेरियल खरीदा, उसको यहाँ पर फिनिश गुड में बनाया, कन्वर्ट किया, उसके बाद इस फिनिश गुड को वापस जो है इसको जो है प्राइमरी सेक्टर वालों को बेच देता है। ऐसा हमारा जो प्रोसेस है वो चलता ही रह जाता है। जो हमारे सेक्टर्स होते हैं ना वो एक दूसरे पे यहाँ पे डिपेंडेंट ही होते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है सेकेंडरी सेक्टर के, जैसे कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन जहाँ पे कार वगैरह बनती है, टेक्सटाइल हो गया, कपड़ों की हमारी इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, शिप बिल्डिंग हो गई, एनर्जी यूटिलिटीज हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, ये सारी की सारी हमारी किस में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में आती है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा
प्राइमरी सेक्टर की बात की जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी प्रोडक्ट को हम सेकेंडरी सेक्टर वाले को दे देते हैं और वो उस पर प्रोसेसिंग करके उसको एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। पर आप लोग को पता है कि हमें गुड्स के साथ साथ और क्या चीजें चाहिए होती है, सर्विसेज चाहिए होती है। जैसे आपको सिर्फ खाना थोड़ी चाहिए होता है, आपको बाल भी कटवाने होते हैं, आपको पढ़ने भी जाना होता है, ठीक है। तो आपको कुछ सर्विसेज भी चाहिए होती है। तो ऐसी एक्टिविटीज जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसको हम इंक्लूड करते हैं किसमें, टर्शरी सेक्टर में। क्लियर है आपको? ऐसा सेक्टर जो कि मेनली सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसी को हम यहां पर क्या कहते हैं, टर्शरी सेक्टर। जैसे एग्जांपल पे हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया, मतलब स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, हमारे कॉलेजेस हो गए, ये क्या है, टर्शरी सेक्टर के अंडर आती है। क्लियर है? तो यहां पर देखो कौन कौन से हमारे यहां पे इंक्लूड होती है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, सो ऑन। और भी बहुत सारी हमारी यहां पर सर्विसेज होती हैं। क्लियर है? अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जो टर्शरी सेक्टर होता है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। टर्शरी सेक्टर ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्राइमरी सेक्टर वालों को और हमारे यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर वालों को, जिससे वो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से कर पाते हैं और वो ग्रोथ कर पाते हैं। अब जैसे इसको एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले, ठीक है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर वाला है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर है, उसको अपने काम करने के लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज वो कहां से लेगा, टर्शरी सेक्टर से लेगा। उसके बाद जैसे इसने अपना प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, प्रोडक्ट बना लिया, जैसे कि पोटैटो बना लिया, आलू बना लिया। अब इस आलू को सेकेंडरी सेक्टर वालों को देने के लिए इसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। हाथ से उठा के तो दे नहीं आएगा, एक आलू होगा तो दे भी आएगा, पर पूरा खेतों में इतना सारा आलू है तो उसके लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। और ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक तरह की सर्विस इंडस्ट्री है। क्लियर है? ऐसे ही जो सेकेंडरी सेक्टर वाले होते हैं उनको भी अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए जो है यहाँ पर हमारे टर्शरी सेक्टर वालों की जरूरत पड़ती रहती है। क्लियर है? उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा इन तीन, वैसे हम अगर एक्टिविटीज के बेस पर डिवाइड करें इकोनॉमी को तो हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। पर इनके अलावा भी हमारे दो सेक्टर होते हैं। एक हमारा होता है यहाँ पर क्वार्टरली सेक्टर और दूसरा हमारे यहाँ पर क्या होता है, कोर्नरी सेक्टर। क्लियर है आपको? ये दो सेक्टर हमारे और होते हैं। पर आपको अगर क्वेश्चन आए कि इंडियन इकोनॉमी को हम एक्टिविटीज के बेस पर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो मेनली आप 3 ही यहां पर टिक करके आओगे, ठीक है। क्योंकि ये जो दो सेक्टर है ना, वो हमारे टर्शरी सेक्टर के ही दो सब सेक्टर है, मतलब कि उसी के पार्ट है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे सर्विस से ही रिलेटेड होंगे। क्लियर है? तो यहां पर क्लियरली लिखा भी हुआ है, दे आर टर्शरी सेक्टर सब सेक्टर, मतलब टर्शरी सेक्टर के ही ये सब सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, तो यहां पर देखो पहली लाइन से ही आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा। इसको हम नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। जो हमारा क्वार्टरली सेक्टर होता है इसको हम नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। मेनली इस सेक्टर में हमारे वो एक्टिविटीज आते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं एजुकेशन देने से रिलेटेड होते हैं, रिसर्च से रिलेटेड होते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। क्लियर है? तो इसमें कौन कौन से बेसिकली आएंगे, जो हमारे स्कूल्स होंगे, जो कॉलेजेस होंगे, ठीक है, जो हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होंगे जहां पर किसी तरह की रिसर्च की जाती है, तो वो सारी जो एक्टिविटीज होंगी वो कहां पे हमारे इंक्लूड होती है, क्वार्टरली सेक्टर में। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो यहां पर देखो, द सेक्टर इज फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो क्वार्टरली सेक्टर में नॉलेज दी जाती है, किसे दी जाती है, जो देश के लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, लोग हैं, पब्लिक है, उनको नॉलेज दी जाती है। अब देखो ये सेक्टर जितना ज्यादा अच्छा होगा, लोगों की नॉलेज उतना ज्यादा बढ़ेगी, उनकी जो कैपेबिलिटीज होगी वो उतनी ही ज्यादा हाई होगी, ठीक है। अगर आप सोच के देखो कि एक देश ऐसा है जहां पर जो हमारा क्वार्टरली सेक्टर है, यानी कि एजुकेशन सेक्टर वगैरह जहां एजुकेशन दी जाती है, बहुत ही वीक है, और एक दूसरा हमारा देश है जहां पे बहुत ज्यादा हाई है। तो आप देखोगे दोनों के अगर कंपेरिजन करोगे दोनों देशों के लोगों के बीच में, तो जो जहां पर क्वार्टरली सेक्टर ज्यादा हाई है उनकी नॉलेज ज्यादा होगी, ठीक है। तो इससे क्वार्टरली सेक्टर से हम किसी भी देश की जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कितनी अच्छी है उसके बारे में हम जो है यहां पर पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करते हैं, एजुकेशन, कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिसर्च इंडस्ट्री। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्लियर है? तो आप एक चीज नोटिस करोगे, ये तो हमारा सर्विस से ही रिलेटेड है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा टर्शरी सेक्टर है ना वो सर्विसेज से डील करता है। तो ये जो हम दो पार्ट्स पढ़ रहे हैं ना, क्वार्टरली सेक्टर और क्वार्नरी सेक्टर, ये हमारे टर्शरी सेक्टर के ही सब सेक्टर्स है, यानी कि उन्हीं के पार्ट है। अगर आप बात करोगे तो इसमें भी हम सर्विसेज की ही तो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 3 सेक्टर पे ही टिक करना है। क्लियर है? ये तो उसके सब पार्ट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कॉर्नरी सेक्टर। अब ये कॉर्नरी सेक्टर देखो क्या होता है,
देखो क्वार्नरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, ये ऐसा सेक्टर होता है जहां पर जो हमारी इकोनॉमी होती है, जो हमारा देश होता है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे देश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, एक्टिविटीज की जाती है उससे रिगार्डिंग, उसको हम इंक्लूड करते हैं कहां पर, क्वार्नरी सेक्टर में। क्लियर है, इसमें वही पर्सन इंक्लूड किए जाते हैं जैसे जो कि हाई लेवल पे होते हैं, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, मिनिस्टर्स हो गए, जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं हमारे देश के बारे में। ठीक है, उन्हीं पर्सन को यहाँ पर जो है क्वार्नरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है, वो काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज इन विच की चॉइसेस आर मेड, की चॉइसेस आर मेड मतलब कि इंपॉर्टेंट चॉइसेस किए जाते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट इंक्लूड द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर जो डिसीजंस करते हैं इन गवर्नमेंट्स एंड द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। अब ऐसा थोड़ी है कि इकोनॉमी सिर्फ गवर्नमेंट के डिसीजन से ही चलेगी, जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी तो कंट्रीब्यूट करता है ना। तो इसीलिए ये जो हमारा क्वार्नरी सेक्टर होता है, इसमें हमारे जो गवर्नमेंट होता है उनको तो इंक्लूड किया जाता है, जो उनके हाई लेवल के अथॉरिटीज होते हैं उनको तो इंक्लूड किया जाता है, साथ के साथ जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, कंपनीज होते हैं, उनके भी जो हाई लेवल पर्सन होते हैं जैसे कि डायरेक्टर हो गए, सीईओ वगैरह हो गए, उनको भी इनमें जो है इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है। और एक और यहां पर वर्ड इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्वार्नरी सेक्टर है इसको हम इकोनॉमी का ब्रेन भी कह सकते हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब कि इकोनॉमी कैसे काम करेगी कैसे नहीं काम करेगी वो डिपेंड करता है हमारे क्वार्नरी सेक्टर में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर थे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटीज। तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए क्या आपको यहां पर किसी भी तरह का डाउट हो अकॉर्डिंग टू नेचर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटीज। किसी भी तरह का अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप यहां पर क्वेश्चन कर सकते हो। फटाफट से एक बार बता जरूर, अगर क्लियर है तब भी मैसेज कीजिए, अगर नहीं क्लियर है तब भी मैसेज कीजिए ताकि मुझे भी पता लगता रहे। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखो पॉइंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सेक्टर्स। अब हमने सारे सेक्टर्स पढ़ लिए हैं तो ये तो आप खुद ही आंसर कर दो कि तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, फिर भी हम यहाँ पर पॉइंट्स जरूर एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो प्राइमरी सेक्टर में हमारे कौन इंक्लूड होते हैं, एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, वो हमारा आता है। टर्शियरी सेक्टर में कौन सा आता है, सर्विस सेक्टर आता है। तो ये यहाँ पर से क्वेश्चन जरूर आएंगे तो इनको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो क्या है, जो प्राइमरी सेक्टर है वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, किसके लिए, सेकेंडरी सेक्टर वाले के लिए। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कौन प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी सेक्टर। इस पे क्वेश्चन आएगा कि रॉ मटेरियल कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, उस मटेरियल पे प्रोसेसिंग करता है, उसे फिनिश गुड में चेंज करता है। ठीक है, अब ये जो टर्शियरी सेक्टर होता है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, एक तरह की सर्विस होती है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को जो है पहुंचाया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, तो ये हमारी क्या है, सर्विस है। ठीक है, तो ये क्या करता है हमारा यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर यहाँ पे देता है। उसके बाद देखो क्या है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है वो जनरली अनऑर्गेनाइज्ड होता है और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है और जो टर्शियरी सेक्टर होता है वो भी ऑर्गेनाइज्ड होता है। ये अब क्या होते हैं उसको हम आगे डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कुछ हमारे पॉइंट थे जो कि रिलेटेड थे किसके, हमारे तीनों सेक्टर्स के साथ। अब लास्ट में एक यहाँ पर पॉइंट बता दूं कि ये जो तीनों सेक्टर्स है ना, ये तीनों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी और ट्रेशरी पे डिपेंडेंट है, सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी और ट्रेशरी दोनों पे डिपेंडेंट। तो तीनों सेक्टर जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी चीज के लिए। वो स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था कि रॉ मटेरियल के लिए सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पे। ठीक है, और बाकी की जो सर्विसेज वगैरह लेनी है प्राइमरी सेक्टर में वो किस पे डिपेंडेंट है, टर्शियरी सेक्टर पे। क्लियर है, तो तीनों एक दूसरे पे यहाँ पे जो है डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, वर्किंग कंडीशन का मतलब कि जो सामने वाले पर्सन, हमने पढ़ा ना कि इकोनॉमी में अलग अलग पर्सन डिफरेंट काम करते हैं, तो उनकी काम करने की कंडीशंस क्या है, क्या टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, वो कैसे काम कर रहे हैं, परमानेंट नेचर पे है या फिर पार्ट टाइम नेचर पे है। ठीक है, तो उसके बेस पे भी हम दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं हमारे इकोनॉमी को। पहली देखो क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नाम से आपको वैसे क्लियर हो गया होगा, फिर भी हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहला देखो क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखो क्या होता है, ऐसा सेक्टर जहां पर वर्क की जो टर्म एंड कंडीशन है फिक्स है, यानी कि सब कुछ स्पेसिफाई किया हुआ है। जैसे मान लो एक पर्सन है यहाँ पर काम करता है कंपनी ए में। ठीक है, ए पर्सन है काम करता है कंपनी ए में। ठीक है, क्लियर है आपको। तो यहाँ पर देखो ये जो काम की इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो सब कुछ यहाँ पर जो है स्पेसिफाई किया है कि आपने यहाँ पर 8 घंटे हमारे पास काम करने हैं, आपको यहाँ पर संडे को छुट्टी दी जाएगी, आपको मंथली यहाँ पर सैलरी जो है 20,000 के अराउंड यहाँ पर दी जाएगी, आपका पीएफ भी कटेगा, सब कुछ कटेगा, ये सब बताया गया है। ठीक है, और ये नहीं है
और ये जो काम करता है ना वो रेगुलर बेसिस पे करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी ऐसा करे कि आज आप 15 दिन काम करो 15 दिन काम मत करो, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ फिक्स होता है, रेगुलर होता है, पेमेंट फिक्स होती है, वेजेस फिक्स होते हैं, टाइम भी सारा कुछ फिक्स होता है। उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्लियर है आपको? जैसे कि हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ठीक है, वहां पर जो टीचर्स हैं, है ना, उनका सब कुछ फिक्स होता है कि आपने इतने घंटे काम करना है, ये चीजें आपको पढ़ानी है और ये इतनी इतनी आपको सैलरी मिलेगी। तो वो हमारा किसमें इंक्लूड होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर इज वन इन विच जॉब टर्म्स, जॉब का मतलब काम करने का जो हमारी टर्म्स है वो सभी यहाँ पर फिक्स है, रेगुलर है। रेगुलर का मतलब कि रेगुलर बेसिस पे हम काम करें, हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है। एंड द एम्प्लॉयज आर गारंटेड वर्क, एम्प्लॉयज को गारंटी दी है कि आपको काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 15 दिन काम दिया 15 दिन काम नहीं दिया, गारंटेड वर्क मिलेगा। जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी, जो हमारी गवर्नमेंट जॉब होती है, वो सबसे बड़ी यहाँ पर हमारी एग्जांपल है ऑर्गेनाइज सेक्टर की। वहां पे तो जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद देखो, द ऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग, इंटरप्राइज, बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है, यूनिट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट हमारी अथॉरिटीज होती है वहां हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, जहां पर कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना काम का पता है कि आज काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ना सैलरी के पता है कि सैलरी कितनी मिलेगी, दिहाड़ी कितनी मिलेगी, ये सब कुछ पता ही नहीं है, अनऑर्गेनाइज है। आज काम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले दिन फ्री बैठो, है ना, टेंशन लेनी पड़ती है कि यार कल को काम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो हमारा क्या होता है यहाँ पर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसे एग्जांपल पे आपको बताऊं कि जो हमारी लेबर होती है, ठीक है, जो घर वगैरह बना रही होती है, जनरली मैं नॉर्मल लाइफ की बात करता हूं, तो मैंने कई बार देखा है कि उनको ऐसा होता है कि महीने में, कभी ऐसा होता है कि महीनों काम चलता है, कभी कभी क्या होता है कि महीने में सिर्फ 1-2 दिन ही काम चलता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाता है। तो यहाँ पर देखो, इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नॉट डिफाइंड, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स उनकी डिफाइंड नहीं होती, ठीक है, ना ही वो रेगुलर होती है, ठीक है, और जो इंटरप्राइज होती है वो रजिस्टर्ड नहीं होती है गवर्नमेंट के साथ। क्लियर है? तो कौन कौन से हमारे इसमें इंक्लूड है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वर्कर, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल पहले ही दी है। उसके बाद देखो डोमेस्टिक वर्कर्स, जो खुद का अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं छोटे लेवल पे, ठीक है, घर का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट वर्कर्स, जो स्ट्रीट में काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी वर्कशॉप है, छोटी मोटी दुकानें हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड नहीं है, वो हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंक्लूड होती है। अब देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है। देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ना जो एम्प्लॉयज उसको काफी सारे जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि उनका पीएफ वगैरह करता है, उनको ग्रेजुइटी वगैरह काफी कुछ मिलता है। पर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो क्या होता है, अगर आप टाइम से ज्यादा काम करो तो आपको ओवर टाइम भी मिलता है, पर यहां पर इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर जो है बेस्ट एग्जांपल है हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे मैंने आगे भी आपको यहां पर पढ़ाया था। क्लियर है? ये हमारा ऑन द बेसिस था वर्किंग कंडीशन। नेक्स्ट हमारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा पब्लिक सेक्टर और एक हमारा होता है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर देखो क्या होता है, वो सेक्टर जहां पर गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, मतलब कि जो एसेट्स वगैरह हैं, जो भी सर्विसेज दी जा रही है, वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, रेलवेज, ठीक है, जो इंडिया में अभी रेलवेज है उसमें प्राइवेट इंडस्ट्री को अलाउड नहीं है, वहां उस पे सारी की सारी ओनरशिप किसकी है, हमारी गवर्नमेंट की है, ठीक है। वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके बदले में वो हमसे एक चार्ज लेती है। तो वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड होता है। अब जो पब्लिक सेक्टर होता है उनका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, सोसाइटी का वेलफेयर करना, सोसाइटी की भलाई करना, ज्यादा से ज्यादा उसको जो है बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड करना। तो वो उसी तरीके से जो है यहाँ पर काम करती है, उसी तरीके से अपने सर्विसेज पे, प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे जो है चार्ज लेती है। क्लियर है आपको? अब ये जो गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, उनको पैसा कहां से रिसीव होता है, वो हमसे ही लेते हैं, हमसे ही टैक्स कलेक्ट करते हैं या फिर कोई अदर बिजनेस वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली पैसा तो हमारे पास से ही जाता है टैक्स के रूप में, ठीक है, उसी से हमारी भलाई करती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखो क्या है, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो कि जिसपे ऑनरशिप प्राइवेट प्लेयर्स की होती है, जैसे कि हमारे अंबानी वगैरह हो गए, वो क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स है, ठीक है, उनका अपना बिजनेस है, सारा कंट्रोल उनका है। क्लियर है? तो वही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें प्राइवेट सेक्टर से कोई सर्विसेज लेनी है तो उसके बारे में हमें प्राइस पे करना पड़ता है। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो जनरली मैं आपको बता दूं कि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, मतलब उसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, हमारी भलाई के बारे में कोई नहीं सोचता, ठीक है। तो यहाँ पर यही एक मेजर सा डिफरेंस होता है प्राइवेट सेक्टर और हमारे पब्लिक सेक्टर में, कि पब्लिक सेक्टर हमारे सोसाइटी के वेलफेयर की बात करता है, पर ये जो है प्राइवेट सेक्टर वो तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की बात करता है। क्लियर है आपको? क्लियर है?
नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो फटाफट से एक बार मुझे बता दी, यहाँ पर हमने तीनों बेसिस पे देख लिया कि जो हमारे इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर तीनों बेसिस पे क्वेश्चन आ गया तो आप यहाँ पर आसानी से यहाँ पर आंसर कर सकते हो। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको सेक्टर क्लियर है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लियर है। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो चैट बॉक्स में यहाँ पर पूछ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब जब हमने यहाँ पर देख लिया है कि हम इंडियन इकोनॉमी को कितने सेक्टर्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, तो उन्हीं सेक्टर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे सेक्टर्स हैं यानी कि पार्ट्स हैं इकोनॉमी के, उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे, सबसे पहला देखो क्या है, एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है वो शुरू से ही, जब हमारा देश आजाद हुआ था तभी से हमारी इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट सेक्टर था। हमारी इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट जो है अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट करता था, वैल्यू ऐड करता था शुरू से ही एग्रीकल्चर। हमारे जो देश की ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है, ज्यादा लोग थे वो डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे। ठीक है, वो एग्रीकल्चर से ही कमाते थे, उसी से अपना जो है गुजारा करते थे, अपनी नीड्स को जो है फुलफिल करते थे। एग्रीकल्चर शुरू से ही लार्ज एक सेक्टर होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का भी एक लार्ज हमारा सेक्टर होता था, जहां पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो यहां पर देखो, agriculture has been the most significant sector in India. It is not only the largest sector but also the biggest private sector. अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो हमारा बड़ा होने के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर होता है। ज्यादातर हाँ जो एग्रीकल्चर करते हैं वो अपना लोग खुद ही करते हैं, प्राइवेट तौर पे करते हैं, गवर्नमेंट इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है एग्रीकल्चर। क्लियर है? उसके बाद देखो, अब जैसे ही देश, अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर का हमारी इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, वो क्या कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी की जीडीपी में। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। लगभग क्या होता है, 50% से भी ज्यादा हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कौन करता था, यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर। पर जैसे जैसे हमारा देश डेवलप हुआ, हमारी इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ी, हमारे सर्विस सेक्टर आगे बढ़ा, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था हमारी इकोनॉमी में वो भी कम होते रहा। इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो इंक्रीज होते रहा, पर जो हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था वो समय के साथ जो है हमारा यहाँ पर कम होते रहा। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा यहाँ पे डाटा प्रोवाइड करूंगा जिसकी हेल्प से आप अंदाजा लगा पाओगे कितना हमारा चेंज आया है, स्ट्रक्चरल चेंज कितना आया है एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे देखो, जो पहले स्टार्टिंग में जब हमारा 1950-51 की बात करें तो वहां पर हमारी नियरली 51.8% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था एग्रीकल्चर, पर 2021-22 में वो सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा, 18.6%। तो आप देख सकते हो कितनी गिरावट आई है, कितना हमारा यहाँ पर चेंज आया है। क्लियर है? अब क्योंकि हमारे जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देशों के लिए, क्योंकि चाहे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कम हो गया पर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया एग्रीकल्चर। तो उसको देखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट ने उसने कई तरह यहाँ पर कई तरह के जो स्कीम्स ले आए। ठीक है, जो हमारे किसान भाई थे उनको कई तरह की यहाँ पर लोन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करी ताकि वो जो है ग्रो कर पाए, एग्रीकल्चर में भी हम यहाँ पर ग्रोथ पा सके। नई नई यहाँ पे टेक्नोलॉजीज ले आई गई थी। ठीक है, तो यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है एग्रीकल्चर में। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट एक हमारी रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर की। इस रिपोर्ट से हमें पता लगेगा कितना इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर हमारे देश के लिए। तो यहाँ पर देखो बोला गया है 54.6% टोटल जो वर्क फोर्स है ना, जो हमारे देश की टोटल वर्क फोर्स है उसमें 54.6% जो है वो हमारी एग्रीकल्चर या फिर उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में इंगेज है, यानी कि उसमें उसी से रिलेटेड काम करती है और उसी से अपने नीड्स को फुलफिल करती है। क्लियर है आपको? क्लियर है? और 19-20 में जो है 17.8% तक ग्रॉस वैल्यू ऐड करती थी हमारी जीडीपी में। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू ऐड का मतलब यहां पे समझा दूं, जीवी का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में कितनी गुड्स जो है प्रोड्यूस हुई है और उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है हमारे देश के इकोनॉमी में। क्लियर है? क्लियर है? तो ये हमारा एक लेखा जोखा था एग्रीकल्चर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है इकोनॉमी का। उसके बाद बात करते हैं आप इंडस्ट्री। ठीक है, अब एग्रीकल्चर के बाद जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में वो क्या है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब जहां पर हम जो है प्राइमरी सेक्टर से जो भी गुड्स वगैरह आती हैं उनको प्रोसेसिंग करके उसको फिनिश गुड में चेंज करते हैं, वो हमारी क्या होती है, इंडस्ट्री होती है। जैसे कंपनीज होगी ना, बड़ी बड़ी कंपनी, वो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज मिलकर उनको एक साथ हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, इंडस्ट्री। क्लियर है? अब जो इंडस्ट्री है उसका भी हमारी इकोनॉमी में काफी ज्यादा रोल है, क्योंकि देखो ये भी हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ करती है, ठीक है, हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और अगर इंडस्ट्री सही से ना चले तो जो हमारा एग्रीकल्चर
सेक्टर है वो भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। देखो जो इंडस्ट्री है ना वो यूज करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, अगर हमारी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ नहीं होगी तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करेगा, जिससे अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम उगाते भी हैं तो उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो इंडस्ट्री देखो सबसे पहले इकोनॉमी की ग्रोथ कर रही है, उसके बाद हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, साथ ही साथ जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट में भी काफी रोल प्ले कर रही है, उसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसको उसकी डिमांड रेस करती है ताकि उसकी भी यहाँ पर ग्रोथ हो सके। क्लियर है। अब इसका हमारी जीडीपी में क्या यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में, ठीक है, 1950-51 में हमारी जो कंट्रीब्यूशन थी इन केस ऑफ इंडस्ट्री इकोनॉमी वो कितनी थी 14.2%, कितनी थी 14.2%, पर 2021-22 में आकर, ठीक है, 2021-22 में आकर यहाँ पे 29% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करने लगा हमारी इकोनॉमी की जीडीपी। तो आप देख सकते हो कि समय के साथ जहां एग्रीकल्चर कम हुआ हमारा जो इंडस्ट्री है वो यहां पर इंक्रीज हो गया, चेंज भी आप यहां पर देख सकते हो। क्लियर है, ज्यादा नहीं है पर मीडियम सा है। क्लियर है, क्योंकि ज्यादा चेंज हमारा आया था सर्विस सेक्टर में। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं इंडस्ट्री के, जैसे हमने बात की यहाँ पर इंडस्ट्री सेक्टर की, उसको ही हम सब सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारा क्या इंडस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हम जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल यूज किया उससे हमने लेस बनाया तो वो क्या है मैन्युफैक्चरिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो माइनिंग एंड क्वायरिंग। ठीक है, माइनिंग इंडस्ट्रीज है जो मेटल्स वगैरह निकालती हैं, ठीक है, वो भी हमारी इंडस्ट्री होती है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है जो कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाती है, रोड्स वगैरह बनाती है। ठीक है, तो वो भी हमारा यहाँ पर इंडस्ट्री के अंडर ही आता है। उसके बाद पावर, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विसेज ये भी हमारे इंक्लूड होती हैं। ठीक है, उसको अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है टोटल। तो यहाँ पर देखो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो टोटल 18% ऐड करती है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन है वो लगभग 8% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है हमारी इकोनॉमी में। उसके बाद देखो क्या माइनिंग एंड क्वायरिंग जो है वो लगभग 3%, और जो पावर, गैस, वाटर सप्लाई है वो लगभग 2% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी में। और जब आप इन चारों सेक्टर को प्लस कर दोगे तो हमारा जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 29%। तो ये चारों सेक्टर जो है, सब सेक्टर जो है वो मिलकर इंडस्ट्री को बनाते हैं और टोटल कंट्रीब्यूशन करते हैं। क्लियर है आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहां पर क्या है, कोर इंडस्ट्री। ठीक है, अब कोर इंडस्ट्री क्या होता है, तो जनरली देखो कुछ इंडस्ट्रीज हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अगर वो कोलैप्स कर जाए, ठीक है, बंद हो जाए तो हमारी इकोनॉमी जो है वो भी कोलैप्स हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्लियर है, तो उन्हीं इंडस्ट्रीज को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कोर इंडस्ट्री। तो यहाँ पर देखो कोर इंडस्ट्री ऑफ एन इकोनॉमी आर द मेन और की इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी। ठीक है, हमारे इंडिया में टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। कौन कौन सी है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके ऊपर जरूर एमसीक्यू आएगा कि कोर इंडस्ट्रीज क्या होती है और कौन कौन सी हमारी कोर इंडस्ट्री जो है इंडिया में है। तो सबसे पहले देखो हमारे क्या है यहाँ पर रिफाइनरी प्रोडक्ट, ठीक है, जो रिफाइन करती है हमारी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, ठीक है, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील, कोल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कोर इंडस्ट्रीज हैं जो कि आती हैं इंडिया की इकोनॉमी में, एक इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इनको आपने एक बार यहाँ पर जो है पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सनराइज इंडस्ट्री, एक नया वर्ड है यहाँ पर सनराइज इंडस्ट्री। तो नाम से आपको पता लग रहा है कि सन उग रहा है। ठीक है, तो सनराइज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि अभी अपनी शुरुआती दिनों में, मतलब कि अभी स्टार्ट हुई है, पर फ्यूचर में जाके ना वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी। जैसे आपने यहाँ पर मान लो एक कंपनी है, उसने यहाँ पर कार बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अभी इसने स्टार्ट किया है, तो अभी स्टार्ट किया तो इतना आपको इसका इनकम सेल्स वगैरह दिखे नहीं, पर फ्यूचर में या उम्मीद की जा रही है कि ये जो कार की कंपनी है ना वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी, इसकी सेल्स बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह बहुत ज्यादा बढ़िया, इसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़िया है। जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता लगेगा, इसकी जो वैल्यू होगी बहुत ज्यादा हाई होगी, इसकी ग्रोथ होगी, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सनराइज इंडस्ट्री। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो सनराइज इंडस्ट्री इज अ टर्म यूज्ड फॉर सेक्टर दैट इज जस्ट इट इन्फेंसी बट शोज द प्रॉमिस फॉर रैपिड बूम। ठीक है, अभी शुरुआती दिनों में, पर वो आगे चलकर जो है बूम देगी, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ देगी। क्लियर है। अब जो ये इंडस्ट्रीज होती हैं इनके बारे में लोगों को पता होता है, लोगों में इनके बारे में जो है अवेयरनेस होती है। ठीक है, वो जानते हैं कि आगे चलकर इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं हमारी सनराइज इंडस्ट्री की तरफ, और वो जो है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कहां पर, सनराइज इंडस्ट्री में, जिससे उनकी ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा यहां पर होती है। क्लियर है आपको। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको सनराइज इंडस्ट्री का मीनिंग क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको सनराइज इंडस्ट्री का मीनिंग क्लियर है। फटाफट से बता दीजिए। क्लियर है, तो आगे बढ़े।
तो ये हमारी कुछ सनराइज इंडस्ट्री है जो कि इंडिया में अभी शुरुआती दिनों में, पर वो अच्छा यहाँ पर कर सकती है। तो कौन कौन से हमारे यहाँ पर देखो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बाद जो टेलीकॉम सेक्टर है हमारा फोन से रिलेटेड, उसके बाद जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है, जो हमारा रिटेल सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं या फिर फिशरीज हैं, इनमें बहुत ज्यादा यहाँ पर हमारा स्कोप है, ठीक है, वो फ्यूचर में जाके ग्रोथ करेंगे। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट सनराइज इंडस्ट्रीज हैं, तो इनको भी आप जरूर नोट कर लीजिए, इनके ऊपर भी एमसीक्यू आता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सर्विसेज, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे यहाँ पर सर्विसेज की। तो देखो सर्विसेज मीनिंग मैंने आपको बता दिया था, सर्विसेज यहां पर बोला गया सर्विस सेक्टर प्रोड्यूसेस इनटेंजिबल एंड इनविजिबल गुड्स, ठीक है। तो इसका लाइन का क्या मतलब हुआ कि सर्विस सेक्टर ऐसी गुड्स बनाता है जो कि इनविजिबल होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। देखो सर्विसेज जब हम किसी से लेते हैं, जैसे मान लो मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, वहां से मैं एजुकेशन लेता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, एजुकेशन लेता हूँ, तो मेरे को कोई प्रोडक्ट नहीं देते हैं, वो बस मुझे पढ़ाते हैं। तो वो क्या है, एक गुड है, पर हम उसको देख नहीं सकते, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम फील नहीं कर सकते। तो वो क्या है हमारा यहाँ पर सर्विसेज। अभी जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये भी हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप देखोगे शुरुआती दिनों से आज तक जो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट वो सबसे ज्यादा ग्रोथ किया और उसने हमारी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूट किया है। क्लियर है। तो कौन कौन से हमारे सर्विसेज आती है यहाँ पर देखो, ट्रेड है, रिपेयर्स है, होटल है, रेस्टोरेंट्स है, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज है, रेलवेज है, ये सारे के सारे हमारे सर्विसेज डिपार्टमेंट में आती है। अब इसको एक लाइन में हम सिर्फ समझेंगे कि सर्विसेज का हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है, ठीक है, और वो कैसे ग्रोथ की है, ठीक है। ये भी जानना जरूरी होता है कि पहले का बैकग्राउंड क्या था और ये कब यहाँ पर कैसे बढ़ी, ठीक है, तभी हमें ज्यादा यहाँ पर क्लियर होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 1950s में इसकी जो परसेंटेज थी वो कितनी थी हमारे यहाँ पे 33%, ठीक है, पर 2021 में आकर ये जो हो गए वो कितनी होगी यहाँ पर 53%, कितनी होगी हमारी यहाँ पर 53%। जैसे पहले कहा जाता था कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, मतलब कि ज्यादातर जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा सर्विसेज ने एग्रीकल्चर की जगह ले ली, ठीक है। अब जितना पहले एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता था, अब उससे ज्यादा हमारा जो है सर्विस डिपार्टमेंट जो है, सर्विस सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करने लग गया। क्लियर है आपको? क्लियर है। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से हमारे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, उनको हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है, और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर जो कि इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ लिया। तो फटाफट से एक बार मुझे यहां तक अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो चैट बॉक्स में बता दें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। फटाफट से बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है, जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। इसमें हम पूरा एक चार्ट पढ़ेंगे जो कि पूरा हम डिटेल में देखेंगे कि कब कब से कितना कितना कंट्रीब्यूट करती थी। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर जीडीपी का यहाँ पर मैं आपको मतलब बता दूं, आप मुझे इसका फुल नेम जरूर चैट बॉक्स में बता दीजिए कि जीडीपी का फुल नेम क्या होता है। तो यहाँ पर देखो जीडीपी क्या होती है, बेसिकली जो टोटल गुड्स और सर्विसेज किसी भी देश में बनाई जाती है, किसी भी इकोनॉमी में जो टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है उसी को हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, जीडीपी, ठीक है। तो इसका पूरा नेम मुझे बता दीजिए कि जीडीपी का पूरा नेम क्या है, एक बार जीडीपी का पूरा नाम बता दीजिए। आगे जब हम लेक्चर करेंगे तो जीडीपी को और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको समझना है कि जीडीपी का मतलब जो टोटल गुड्स और सर्विसेज हमने अपनी कंट्री में प्रोड्यूस की है, यानी कि कंट्री जो भी हमारा पूरा एरिया है, ठीक है, पॉलिटिकल एरिया है, उसमें जितने भी गुड्स और सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किया उसका टोटल को हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, जीडीपी। फुल नेम मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या है इसका, फुल नेम बता दीजिए यहाँ पर क्या है। बिल्कुल सही, यहां पर इसका फुल नेम है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है आपको? अब हम फाइनली एक बार यहां पर क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि जो हमारे डिफरेंट जो हमने अभी सेक्टर्स पढ़े हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी कंट्री में, इकोनॉमी में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर हमने कुछ सालों का यहां पर जो है हमने टेबल बनाया हुआ है जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विसेज जो सेक्टर है उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया और उनकी जो ग्रोथ है वो कैसे हुई समय के साथ। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो हम ज्यादा नहीं देखेंगे, शुरू में देख लो 1951 में जो एग्रीकल्चर का जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन था वो कितना था। कॉन्ट्रीब्यूशन की बात किसमें कर रहा हूं, टोटल इकोनॉमी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था, 51.8%। इंडस्ट्री का कितना था, 14.2%।
और सर्विसेज का कितना था 33.3%। क्लियर है। उसके बाद 1960-61 में हमारा एग्रीकल्चर का जो पोर्शन था वो कम हो गया, कितना 42.6, इंडस्ट्री में 19.3, ये बढ़ गया हमारा, और सर्विस जो है वो भी यहाँ पर बढ़ गया। अगले साल जो हमारा यहाँ पर एग्रीकल्चर वो और ज्यादा कम हो गया, जो हमारा इंडस्ट्री है वो बढ़ गया, सर्विसेज सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पर हमारा कम हो गया। क्लियर है। तो ये हमारा चार्ट में आपने देख लेना है, ठीक है, कैसे हमारा इंक्रीज हुआ। लास्ट में सिर्फ हम यहाँ पर देखेंगे 2021 में आप देखोगे तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है 18.6% और इंडस्ट्री का कितना है 28.6%। इसके ऊपर एमसीक्यू कंपल्सरी बनना ही है। और जो हमारा सर्विसेज का है वो कितना है हमारा यहाँ पर 52.8, ठीक है, लगभग हमारा 53 के अराउंड ये हमारा है। ठीक है, तो इससे हमें एक पता लग रहा है कि एग्रीकल्चर कैसे समय के साथ कम होता गया, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर हमारा कैसे यहाँ पर बढ़ता रहा। ठीक है, क्लियर है आपको? क्लियर है यहाँ पर? फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, फटाफट से बता दीजिए यहाँ पर। और जो मैंने आपको यहाँ पर लिंक यहाँ पे शेयर किया था उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर लीजिए। आप जैसे ही उस पर अटेंडेंस मार्क करोगे आपको इस लेक्चर के PDF नोट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो फटाफट से लिंक पे क्लिक करके आप जो है अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर लीजिए। ओके, तो यहां तक हमारा टॉपिक ओवर होता है और यहां पर एक कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा ताकि हमें पता लगे कि आपको कितना समझ में आया है। तो सिंपली पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा कि जो एग्रीकल्चर है वो किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है, यहाँ पे टर्टियरी सेक्टर में आता है। हम फटाफट से एक बार क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर समझेंगे। फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए क्या एग्रीकल्चर किस सेक्टर में हमारा आता है, प्राइमरी में या फिर हमारा यहाँ पर सेकेंडरी में या फिर टर्टियरी में। फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। बिल्कुल सही, प्राइमरी सेक्टर में। और अगर आप यहां पर ओनरशिप के बेसिस पे करें तो किस में आएगा, प्राइवेट में या फिर हमारा पब्लिक में। फटाफट से एक बार बता दीजिए। ये मैंने लाइन आपको जब हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में तब मैंने आपको पढ़ाया भी था कि ये किस में आता है, प्राइवेट में या फिर हमारे यहाँ पर पब्लिक में। फटाफट से एक बार बता दीजिए, यहाँ पर बता दीजिए यहाँ पर हमारा प्राइवेट में आएगा या फिर हमारा पब्लिक में आएगा। फटाफट से बता दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल सही, हमारा यहाँ पर प्राइवेट में आएगा। और अगर मैं वर्किंग कंडीशन के हिसाब से बोलूं, टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से बोलूं, फिर ये किस में आएगा, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में। फटाफट से बता दीजिए इसका भी मीनिंग। जो आंसर कर रहे हैं उनको क्लियर है। अगर हम वर्किंग कंडीशन के हिसाब से बात करें जिसमें टर्म एंड कंडीशन हमारी फिक्स है या नहीं है तो उसमें किस में आएगा, ऑर्गेनाइज में या फिर अनऑर्गेनाइज में। बिल्कुल सही, ये हमारा अनऑर्गेनाइज में आएगा। ऐसे ही जैसे और एक्टिविटीज जैसे मैं पूछूं ट्रांसपोर्टेशन है वो किस में आएगा हमारा, किसमें जो ट्रांसपोर्टेशन वो टर्शरी सेक्टर में आएगा। तो ये हमारे कुछ सर्विसेज थे जिनको आपने स्टडी करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं पे भी नहीं फंसोगे, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं घुमा के इधर से उधर से कोई भी क्वेश्चन कर दूंगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसमें ये चीज आएगी तो आप फटाफट से यहाँ पर जो है आंसर कर दोगे। क्लियर है आपको? तो यहां तक आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। जिन्होंने आंसर किया था बिल्कुल सही आंसर है उनके, ठीक है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास फुल कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और PDF नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजिली रिविजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। जो हमारे कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है न्यू 2023। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और साथ के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्लास रहती है वो मंडे टू सैटरडे यहाँ पर 7 PM रहती है, तो आपको रिमाइंडर सेट कर लेना। उसके लिए आपने क्या करना है, हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल दबानी है, उसके बाद हमारी जो क्लास है उस पर जाके अपना रिमाइंडर सेट करना है ताकि आपकी जो क्लास है वो मिस ना हो जाए। क्लियर है? तो फटाफट से रिमाइंडर जरूर सेट कर लीजिए। तो अगर आपको यहाँ पर सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच।